एनसीआर में AQI लेवल हुआ हाई, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कई इलाकों में 500 तक AQI देखा जा रहा है, यानी हवा जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो गई है। ऐसे में सरकारें कई कदम उठा चुकी हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ग्रैप 3 भी लागू कर दिया गया है और साथ ही साथ छोटे बच्चों के स्कूल को भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि विशेषज्ञों का ये कहना है कि 3 से 20 नवंबर के बीच में हालात कमोबेश इसी तरीके के रहने वाले हैं, जिससे कि परिस्थितियां और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। हालांकि स्थिति इतनी ख़राब है कि इस वक्त अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन, गले में दर्द, इस तरीके की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इस वक्त प्रदूषण से लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए। ऐसे में 20 नवंबर के बाद ही ये माना जा रहा है कि स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार इसलिए होगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आने से हवा की गति बढ़ेगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार दिल्ली सरकार सक्रिय है और कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में हालात को देखते हुए रूपरेखा अभी से तैयार की जाए। दिल्ली सरकार ने ग्रैप 3 को लेकर तमाम पाबंदियों को अब लागू कर दिया है। कोशिश दिल्ली सरकार की यह है कि अभी की जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में दिवाली से पहले ऐसे हालात खराब ना हो और जिस प्रकार से लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्ट्रिक्ट तौर पे अब आने वाले समय के लिए रूपरेखा तैयार कर ली। दिल्ली सरकार ने फिलहाल जो फैसला लिया है उसमें यह कि वैक्यूम मशीनें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे धूल साफ करेंगी। इसके अलावा टैंकर का पानी का छिड़काव किया जाएगा। पॉल्यूशन हॉटस्पॉट के अलावा पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन चलाए जाएंगे। परिवहन व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2400 ट्रिप बसों की बढ़ाई गई हैं। दिल्ली में शटल बस सर्विस को भी संचालित किया जाएगा। अभी आरकेपुरम से केंद्रीय सचिवालय और गुलाबी बाग से दिल्ली सचिवालय शटल बस चलाई जाएगी। सरकार जानती है कि आने वाले दिनों के हिसाब से परिस्थितियों को अभी से तय करना पड़ेगा, इसलिए लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधती दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि हम तो लगातार सक्रिय हैं, हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक बहुत हद तक ये फैसला नहीं कर पा रही कि आखिर किस तरीके से दिल्ली सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर आने वाले दिनों में पॉल्यूशन पर रोक लगानी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब हरियाणा में जिस तरह से धान की कटाई में एकदम से तेजी आ गई है और ऐसी ही तेजी पराली जलाने की घटनाओं में भी देखी जा रही है। यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पिछली 1 नवंबर को ही 1921 घटनाएं जो पराली जलाने की वो दर्ज की गई थी और यही कारण है कि इससे पहले जो माझा एरिया था वहां पर कुछ घटनाएं सामने आई थी जिनको रिकॉर्ड किया गया था और इसके बाद जब द्वाबा के साथ साथ जो मालवा का रीजन है जो बठिंडा से लेके मोहाली तक आ जाता है, वहां पर इन घटनाओं में एकदम से तेजी दिखाई दे रही है और ये आंकड़ा बढ़कर 2000 को भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन रात को किसान अपनी पराली को आग लगा देते हैं जिससे जो वातावरण है बहुत ज्यादा ही प्रदूषित हो जाता है और पंजाब के अलग अलग शहरों का AQI लेवल भी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसका सीधा सीधा असर आम जनजीवन के ऊपर पड़ रहा है और आम मनुष्य के ऊपर भी पड़ रहा है। और अब आने वाले समय में देखना होगा कि दोनों सरकारों के प्रयास क्या रंग दिखाते हैं। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के अलग अलग राज्यों के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों ने चेतावनी रैली का आयोजन किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की तादाद में कर्मचारियों का हुजूम जुटा और उन्होंने एक सिरे से एक बार फिर PFRDA कानून की वापसी की मांग की, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की बात की, ट्रेड यूनियन और जनतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव हो, 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ा हुआ जो TADA है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए, अनुकंपा आधारित जो नौकरी थी उस सेवा को बहाल किया जाए। देश के अलग अलग राज्यों से कर्मचारियों की ये हुजूम तीसरी बार दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटा है। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने एक बार फिर सरकार को चेताया कि सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को अगर लागू नहीं करेगी तो 2024 में कर्मचारी वोट की ताकत दिखाएगा। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। देश के लगभग सभी सरकारी दफ्तरों में लिखा होता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कराएं। यदि कहीं करप्शन होता है तो उसके बारे में सूचना दें। लेकिन
जिस तरह से राजस्थान में जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, उसके बाद ईडी एक बार फिर से एक्शन में नजर आ गई। इस वक्त मैं जल भवन में हूं और यहां पर चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल के दफ्तर में सर्च चल रहा है। हालांकि इनके घर पर भी इसी तरह की दबिश ईडी के अधिकारी दे रहे हैं। कई और चीफ इंजीनियर और ईडी के आला अधिकारियों के द्वारा यह पूरा जांच का प्रक्रिया चल रही है। करीब 20 ठिकानों पर ईडी ने दस्तक दी है और अब यही देखना होगा कि ईडी को किस तरह के दस्तावेज और सबूत अपने इस छापे की कार्रवाई के बाद मिलते हैं। फिलहाल तो इस चुनावी मौसम में ईडी की इस कार्रवाई के बाद राजनीति भी एक बार फिर से गर्मा गई है और कांग्रेस का फिर से यही आरोप है कि चुनावी साल में ईडी जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और सीआरपीएफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी आए, जांच करे, लेकिन इनकी गाड़ियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली है कि बक्से में पैसे भरकर बीजेपी के द्वारा लाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और प्रवर्तन निदेशालय पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आशंका जताई है कि सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर में बक्से भर भर कर पैसे लाए जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, लेकिन इसकी चेकिंग नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में निर्वाचन आयोग को शिकायत करेगी। निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर इसे बड़ी साजिश लिखा है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राजस्थान में 2 ईडी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ईडी को इस पर सफाई देनी चाहिए। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ड्राइवर के घर पर छापा मारकर बरामद किए कई करोड़ रुपए। दरअसल बताया जा रहा है कि आसिम दास उर्फ बप्पा नाम का ये ड्राइवर एक व्यापारी के साथ जुड़ा हुआ था। इससे पहले ये एक पार्षद के साथ जुड़ा हुआ था और जानकारी इसकी तब मिली जब ईडी ने गुरुवार को एक कुरियर की गाड़ी से 3.25 करोड़ रुपए बरामद किए थे। उसके बाद इस ड्राइवर के बारे में जानकारी मिली और ईडी की टीम आज रायगढ़ की कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 17 में पहुंची और वहां पर जब ईडी की टीम पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर दीवान के नीचे और कमबोर्ड में छुपाए हुए करोड़ों रुपए मिले हैं, जिसकी गिनती लगातार जारी है। जानकारी मिल रही है कि लगभग 10 करोड़ के आसपास की रकम हो सकती है। अब एक ड्राइवर के पास इतना पैसा कहाँ से आया, ईडी की इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी भी जो जानकारी मिल रही है कि इस मामले में कुछ और लोगों के पास जो है उनके वहाँ पर ईडी की टीम पहुँच सकती है, क्योंकि कई नए नाम ईडी के सामने पहुँचे हैं। कैमरामैन हरिंदर के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने आज से अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। आज मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं और आज पूरा दिन अलग अलग प्रचार करेंगे, सभाओं करेंगे, साथ ही रोड शो करेंगे। इसके अलावा कल से शुरू होगा अमित शाह का भी कल एक दौरा कार्यक्रम है, ग्वालियर चंबल में यहां पहुंचेंगे, सभा करेंगे। साथ ही कांग्रेस के भी बड़े दिग्गज नेता की बात की जाए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के भी दौरे अगले 13 दिन पूरे तरह से तय हो चुके हैं। देखा जाए तो तमाम दौरे और सभाओं के बीच में इस बार देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं बीजेपी के भी बड़े और दिग्गज नेता, चाहे प्रधानमंत्री का दौरा कार्यक्रम हो, क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं और अब इस बार उनका जो पूरा शेड्यूल है, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए, अमित शाह या फिर बाकी बड़े दिग्गज नेता अब अपनी पूरी ताकत मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में झोंक रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीएसपी की मायावती जो बूथ कमेटियों का गठन इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्हें कर्मठ कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपने कुनबे को सहज नहीं पा रही। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार के सांसद रहे रवि वर्मा ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक दौर में मायावती की रैलियां कीर्तिमान स्थापित किया करती थी और आज उस पार्टी को कार्यकर्ता तक नसीब नहीं हो रहे। जिन बूथ कमेटियों का गठन जुलाई तक हो जाना चाहिए था उसे पहले सितंबर तक बढ़ाया गया, लेकिन जब कमेटियां गठित नहीं हो पाई तो अक्टूबर तक का समय मायावती ने और बढ़ा दिया और अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसके तमाम नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इस बार तो तराई के क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता और कई बार के सांसद रहे रवि वर्मा ने
समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने यहाँ शामिल करके अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी के बीच आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और आम जनता के लिए लुभावनों वायदों का पिटारा खोल दिया। आपको बता दें कि कृषि उन्नति के नाम से एक योजना चलाई जाएगी जिसके जरिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जाएगी और वो भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, और इसका भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। इस संकल्प पत्र को मोदी गारंटी का नाम दिया गया है और ये जारी किया है गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के छत्तीसगढ़ के मुख्यालय में। कुल मिलाकर आज बीजेपी ने अपना पिटारा खोला है और बड़े बड़े वायदे छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने के लिए किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुख्य तौर पर धान और तेंदुपत्ता के लिए जो वादा किया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के चुनाव में निभा सकता है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, रायपुर, छत्तीसगढ़। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइन कीजिए। तेजस्वी यादव का यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा और युवाओं को काफ़ी पसंद आ रहा। सबसे बड़ी बात है कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब तेजस्वी यादव ने युवाओं से वादा किया था कि उनके सरकार जो है वह 10 लाख नौकरी देगी और आगे बढ़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी और 10 लाख युवाओं को सरकार जो है यानी महागठबंधन की सरकार रोजगार देगी। कल जिस तरीके से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1,20,000 से ज़्यादा सफल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटी गई थी, उसके बाद बिहार के युवाओं की जो उम्मीद है वह और भी ज़्यादा हो गई है और निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक कदम था महागठबंधन की सरकार का। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में कल महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी में जब पूछताछ के बुलाया गया और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसके बाद समिति से का ये कहना है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोप लगाए महुआ मोइत्रा ने, टीएमसी के सांसद ने, समिति की तरफ से जो जानकारी मिली है उसका कहना है कि वो सब बेबुनियाद हैं। समिति बहुत जल्द अगली बैठक करेगी और अब एथिक्स कमेटी किसी भी लोगों को इसमें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। वो अब जो है जो भी अब तक कार्रवाई हुई है उसके आधार पर अपना फैसला लेगी अगली मीटिंग में और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि इस केस में, इस मामले में आखिर क्या करना है, अंतिम फैसला वो लेंगे। दूसरी तरफ जो प्रिविलेज कमेटी है राज्यसभा की, उसकी भी आज एक बैठक हुई है जिसमें कि संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे लोगों का जो मामला है उस पर भी आगे कैसे कार्रवाई हो उसको लेकर के भी आज विचार बैठक की गई। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। आखिरकार 3 घंटे की मशक्कत के बाद मनोज जरांगे पाटिल का अनशन पीछे लेने में महाराष्ट्र सरकार सफल रही है। फिलहाल मनोज जरांगे पाटिल छत्रपति संभाजी नगर के यहां पर गैलेक्सी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां पर 4 डॉक्टर की टीम उन पर इलाज कर रही है। मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और अगले 12 दिन तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मनोज जरांगे का अनशन पीछे लेने में महाराष्ट्र सरकार ने 3 बड़े आश्वासन मराठा समाज और मनोज जरांगे पाटिल को दिए हैं कि सभी के यहाँ पर प्रूफ चेक करके उन्हें कुनबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरा, जिन्हें कुनबी सर्टिफिकेट मिला है उनके खून के रिश्तेदारों को भी कुनबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और तीसरा बड़ा आश्वासन महाराष्ट्र सरकार ने दिया है कि कोर्ट में सबूतों के साथ वो सिद्ध कर देंगे कि मराठा वर्ग पिछड़ा है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, छत्रपति संभाजी नगर। मनोज जरांगे पाटिल का आमरण अनशन पीछे लेने की इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल प्रहार पार्टी के विधायक बच्चू कडू, रिटायर्ड जज गायकवाड़ और रिटायर्ड जज शुक्रे ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इन तीनों ने मनोज जरांगे पाटिल से पहले बातचीत की और ये बातचीत 2 घंटे तक चली। तब जरांगे ने इन तीनों से कई तीखे सवाल किए, लेकिन उनका जवाब आश्वासक मिलने के बाद तय हुआ कि आंदोलन और अनशन पीछे लिया जाएगा।
इसके बाद कैबिनेट के 4 मंत्री वहां पर पहुंचे और मनोज जरांगे पाटिल से 1 घंटे की बातचीत की और जरांगे ने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। दरअसल सच्चाई तो यह है कि मनोज जरांगे पाटिल भी नहीं चाहते थे कि दिवाली में आंदोलन बड़ा हो, क्योंकि आंदोलन बड़ा होता था तो जनता को तकलीफ होती थी और मराठाओं के प्रति एक नेगेटिव छवि लोगों में जा सकती थी। दूसरे 14 दिन में 28 आत्महत्या होने से मनोज जरांगे पाटिल भी अंदर से हिल चुके थे। तीसरा कारण, मनोज जरांगे पाटिल को पता था कि एक टिकाऊ आरक्षण चाहिए तो सरकार को और वक्त देना जरूरी है। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, छत्रपति संभाजीनगर। सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपना भूख हड़ताल वापस ले लिया है, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने राज्य सरकार पर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा है कि ये सरकार गिरने वाली है। मनोज जरांगे पाटिल सरकार को 24 दिसंबर तक का समय दे रहे थे, लेकिन सरकार ने उनसे 2 जनवरी तक मोहलत देने की मांग जो है वो की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है और विधायकों की अयोग्यता पर जो है फैसला लेने के लिए कहा है। शिंदे सहित 16 विधायक अपात्र होंगे और उसके बाद ये सरकार गिर जाएगी और सरकार मराठा आरक्षण की जिम्मेदारी जो है नए लोगों पर डालना चाहती है। संजय राउत ने कहा है कि राज्य सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। अगर सरकार को मराठा समुदाय को आरक्षण देना है तो इसके लिए लोकसभा संसद में जो है प्रस्ताव पारित करना होगा और उसमें संशोधन जो है वो करना होगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह हाथी के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो अगला लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूं, ये कहना है कंगना रनौत का, और वो भी द्वारकाधीश के दरबार में। कंगना रनौत द्वारकाधीश के दरबार में शीश झुकाने के लिए पहुंची थी और उस वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजनीति में अपनी एंट्री के संकेत दिए हैं। कंगना ने साफ तौर पर कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण की मर्जी होगी तो वो अगला लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। पिछले काफी दिनों से अपनी फिल्म तेजस की सुपर फ्लॉप होने की चर्चा को लेकर काफी चीजें कंगना रनौत को लेकर सुर्खियों में आ रही थी, लेकिन अब इस ताजा बयान से पूरी चर्चा बदल गई है। कंगना हमेशा अपने विवादित बयान को लेकर भी चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार जो उन्होंने राजनीतिक पारी के बयान दिए हैं उससे चर्चा एकदम बदल दी गई है। ये एंट्री कैसे होगी, कब होगी, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कंगना का जल्द ही राजनीतिक रूप भी देखने को मिल सकता है। कैमरा प्रभात साथ प्रेम सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता और बोनस देने का सरकार ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफे के रूप में बोनस दिया गया है। इसके अलावा 4% महंगाई भत्ता भी मिलेगा। बोनस के रूप में 6908 रुपए, जिसका फायदा 14 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार के ऐलान के मुताबिक राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ता के देने से 42 से बढ़कर 46% हो जाएगा। इस बढ़ाए हुए भत्ते के फायदे करीब 10 लाख कर्मचारियों और 8 लाख शिक्षकों और पेंशनरों को मिलेगा। इसके साथ ही 1 जुलाई से लेकर सितंबर तक राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिग बॉस विनर एल्विस यादव समेत 5 सपेरों के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि रेप पार्टियों में स्नैक बाइट और पॉइजन उपलब्ध ये कराते हैं। बताया जा रहा है कि एक एनजीओ ने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था और स्टिंग ऑपरेशन में एल्विस यादव के सप्लायर राहुल को साथ में पहले डील की। उसके बाद उन्हें नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल के पास बुलाया, जहां पर उनसे एक पूरी पार्टी के लिए डील हुई थी। ये सभी सपेरे करीब 9 सांपों के साथ और 20 ml जहर के साथ में, सांपों के जहर के साथ में यहाँ पर पहुँचे थे। तभी एनजीओ ने पुलिस को बुलाया और इनका पूरा ट्रैप लगाया और उसके बाद में 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जो एनजीओ है, एनजीओ ने पहले इस पूरे मामले में एल्विस यादव के जो सप्लायर है राहुल के साथ, उसमें पूरी डील की थी। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तकरीबन 5 लाख लोगों तक
पूजित अक्षत पहुंचाएगा विश्व हिंदू परिषद। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक 5 नवंबर को भगवान रामलला के मंदिर में अक्षत पूजा की जाएगी। फिर इस देश के 5 लाख गाँव में मंदिरों में पहुँचाया जाएगा। ये प्रक्रिया 15 जनवरी से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए देश के सभी जिलों के गांव-गांव और मंदिरों तक विश्व हिंदू परिषद भगवान के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का संदेश भिजवाने के साथ ही उन्हें 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से भी जोड़ेगी। यही नहीं, जिन मठ मंदिरों में ये अक्षत भेजे जाएंगे उनसे भी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन धार्मिक अनुष्ठान करने का अनुरोध भी किया जाएगा। खास बात ये भी है कि इस आयोजन के जरिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में राममय वातावरण तैयार करना चाहता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। सुशासन की सरकार में जेडीयू नेता की गुंडागर्दी आई है सामने। बिहार के सहरसा में वाहन चोरी के दौरान पहले तो जेडीयू नेता ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और उसके बाद जब पुलिसकर्मी उनके घर पर छापेमारी करने को गए तो जेडीयू नेता अपने समर्थकों के साथ पुलिसकर्मियों से ही उलझ पड़े। महिला सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गई पुलिस टीम पर जेडीयू नेता ने अपने पेट्रोल पंप और उसके कर्मचारियों के साथ मिली भगत से पुलिसकर्मियों पर पेट्रोल छिड़क दिया और महिला पुलिसकर्मी को जिंदा जलाने की कोशिश की। बाद में अतिरिक्त पुलिस पहुंचने के बाद इस मामले में जांच हुई और उसके बाद इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल इस घटना को लेकर सहरसा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपी जेडीयू नेता को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अभी जांच चल रही है और इसमें इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में जो भी अन्य पुलिसकर्मी सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर के 2 जजों समेत 990 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कई प्रशासनिक सचिवों को ऐसे अधिकारियों की सूची उपलब्ध करवाई गई है जिनके सर्विस रिकॉर्ड में कमियां पाई गई हैं। अब इन कर्मचारियों की सूची को सरकार की कमेटी के आगे भेज दिया गया है ताकि सरकार की कमेटी इन पर आगे की कार्रवाई कर सके। जम्मू कश्मीर मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम में तमाम जम्मू कश्मीर के अधिकारियों कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन चल रही है और उसी वेरिफिकेशन के दौरान ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के ये 990 अधिकारी ऐसे हैं जिनके सर्विस रिकॉर्ड में कमियां हैं और जब तक ये तमाम अधिकारी कर्मचारी अपनी नौकरी की सत्यता प्रमाणित नहीं कर देते तब तक इन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब पीएचडी करना बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की जो फीस है उसे 12 गुना तक बढ़ा दिया है, यानी 1100 गुना बढ़ा दिया है। जो फीस लगभग 1900 रुपए थी वो अब 23,000 रुपए कर दी गई है। डीयू के अंग्रेजी विभाग ने पीएचडी की फीस में काफी बढ़ोतरी की है। डीयू में जो तमाम शिक्षक और डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट हैं वो भी इस पर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी में पीएचडी करने के लिए शुल्क इतना क्यों बढ़ाया गया है। डीयू के कई छात्र संगठनों ने भी फीस बढ़ोतरी का विरोध किया है। एसएफआई ने भी इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि गरीब घर के छात्र इतनी अधिक फीस नहीं दे पाएंगे, इससे शिक्षा प्रभावित होगी। ये सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित शिक्षा संस्थाओं पर बड़ा हमला है। ये कदम अफसरों को सीमित करेगा और छात्रों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वहीं कई और टीचर्स ने भी इसका विरोध किया है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी सफाई में कहा है कि अंग्रेजी विभाग के एक अधिकारी ने इस पर कहा है कि शुल्क विश्वविद्यालय की अनुमति के बाद ही बढ़ाया गया है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।